हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो लेक्चर नंबर 6 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पार्ट 1 है उसमें हमने थ्योरी पढ़ ली थी। थ्योरी में हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में। अब उनसे रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक क्यूब है और क्यूब में चार्जेस रखे हुए हैं हर जगह चार्जेस रखे हुए हैं, लेकिन ऑरिजिन पर चार्ज जो है वो माइनस क्यू है, सब जगह प्लस क्यू है, ऑरिजिन पे माइनस क्यू है। आपसे पूछा गया है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बताना है कितना होगा। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए इस क्यूब के ऑरिजिन पर जहाँ पे माइनस क्यू रखा है वहाँ पे जीरो चार्ज और रख दिया, जीरो चार्ज और ऐड मैंने कर दिया, कर सकता हूँ। जीरो चार्ज तो मैं कहीं भी ऐड कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्ज यहाँ पे ऐड कर दिए, दैट इज जीरो। तो कोई फर्क सिस्टम पे नहीं पड़ना चाहिए। अब हमने ये भी पढ़ा था कि यदि आपके पास कोई एक पॉलीगन है एन साइड का, तो उसके यदि वर्टाइसिस पे यदि रखे हैं चार्जेस सेम, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। वही बात इस क्यूब के लिए भी ट्रू होगी। यदि इस क्यूब के सारे जो वर्टाइसिस हैं 8, उन पे यदि सेम चार्ज रखा जाता है तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो देखिए हर जगह प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू रखा है, लेकिन इस ऑरिजिन पर प्लस क्यू के साथ साथ माइनस टू क्यू रखे हैं। तो मैं कह सकता हूं हाँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि सेंटर पर आपको निकालना है तो कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू प्लस क्यूज और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू माइनस टू क्यूज। इन दोनों का जो समीशन है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। और हम जानते हैं कि प्लस क्यूज की वजह से जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो के बराबर है। तो आपके पास बचा कि सेंटर पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस टू क्यूज। तो माइनस टू क्यू चार्ज जो सेंटर पे है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही हमारा आंसर होने वाला है। अब वो कैसे निकाले जाएं, तो भाई सेंटर पे 0,0,0 पर चार्ज रखा है माइनस टू क्यू चार्ज रखा हुआ है सेंटर पर, सॉरी ऑरिजिन पर। और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बेटा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a/2, a/2, a/2। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होने वाला है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। तो आप एक तो इनका डिस्टेंस निकाल लीजिए, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस आपको आ जाएगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, यहाँ से यहाँ तक की तरफ पॉइंट करने वाला वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर निकालना आता ही है आपको। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि दो इलेक्ट्रॉन हैं 2D डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन हैं और दो इलेक्ट्रॉन 2D डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E माइनस माइनस, और उनके बीच में एक प्रोटॉन रखा हुआ है। प्रोटॉन पे चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, लेकिन साइन ऑपोजिट है। इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाता है परपेंडिकुलर टू द लाइन। इस डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाता है प्रोटॉन को पहुंचा दिया हमने यहाँ प्लस E। अब ये प्रोटॉन जो है ये SHM करने लगता है, तो आपको SHM का टाइम पीरियड बताना है, फ्रीक्वेंसी बताना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो भाई देखिए मैंने मान लिया कि यहाँ से मैंने इसको x डिस्प्लेस किया, तो इस नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। ये एंगल मैंने मान लिया थीटा के बराबर है। ये डिस्टेंस 2D है तो ये कितना हो जाएगा d, ये आपके पास x है तो ये कितना हो जाएगा d² प्लस x² का अंडर रूट। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा d² प्लस x² का अंडर रूट। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो F के बराबर है, तो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है वो भी कितना होगा F के बराबर होगा। तो टोटल फोर्स इस पे नीचे की डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 2F cos थीटा के बराबर आपको टोटल फोर्स मिल जाएगा जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है इस प्रोटॉन को। अब cos थीटा जो है, cos थीटा आप लिख सकते हैं यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 2 इंटू F को लिख सकते हैं K E² डिवाइडेड बाय d² प्लस x² इंटू cos थीटा को लिख सकते हैं x अपॉन अंडर रूट ऑफ d² प्लस x²।
और क्वेश्चन में कहा है कि स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो d के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी है। तो हम यहाँ से x को उड़ा सकते हैं d के कंपैरिजन में, x स्क्वायर को उड़ा सकते हैं d स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स के ई स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी क्यूब। तो यहाँ देख सकते हैं कि फोर्स जो है इस प्रोटॉन के ऊपर लगने वाला है ये x के प्रोपोर्शनल आ चुका है। तो इसका मतलब ये SHM कर रहा है और x के साथ साथ जो भी लिखा हुआ है वो क्या है आपके पास m ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो m ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2 के ई स्क्वायर अपॉन डी क्यूब के बराबर है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है। जो ऑयल की ड्रॉप है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, विस्कस फोर्स नहीं लगेगा बिकॉज ये रेस्ट पे है, तो कोई विस्कस फोर्स नहीं लगेगा। इस पर बायंसी फोर्स लग रहा होगा। इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE के बराबर फोर्स लग रहा होगा और नीचे ये बैलेंस कर रहे होंगे mg को। क्योंकि एयर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है तो हम इस बायंसी फोर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज बायंसी फोर्स का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस इस ड्रॉप इनटू g। तो वॉल्यूम फ्लूइड, जो डेंसिटी है फ्लूइड की, वो फ्लूइड कौन है, एयर है, एयर में ये ड्रॉप है, तो एयर की डेंसिटी बहुत कम है, तो जो ये बायंसी फोर्स इसके ऊपर लग रहा है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो बायंसी फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया, आप कर दीजिए डायरेक्ट QE इज इक्वल टू mg। इक्विलिब्रियम की कंडीशन आप यहाँ पे लगा दीजिए। आपसे पूछा गया है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पे एक्सेस होने चाहिए, तो यहाँ पे आप Q की वैल्यू लिख सकते हैं n इंटू ई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90, ये हो गया आपके पास Q। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है 3.55 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 और ये हो जाएगा आपके पास mg के बराबर। mg आप लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इंटू g। तो ये आपको याद रखना होगा कि मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था और उसमें क्या इक्वेशन बनती है। ये इक्वेशन होती है कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं बैलेंस कर देते हैं mg को। यदि एयर की बात कर रहे हैं तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं एक्स एक्सिस के ऊपर और x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 8। इस तरीके से रखे हुए हैं। सब पे जो चार्ज है कितना है, 1 माइक्रोकूलम के बराबर है। 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम। और x इज इक्वल टू 1 पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। अब कह रहे होंगे सर y लिखा है x क्यों बोल रहे हैं बार बार। एक ही बात है यार, या आप इसको y एक्सिस पे बना लीजिए तो भी सेम डायग्राम होगा, सेम आंसर आपको मिलने वाला है। तो इस चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो भी इस डायरेक्शन में लगेगा। इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी इस डायरेक्शन में लगेगा। इस चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे जो फोर्सेस हैं वो क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो सारे फोर्सेस को ऐड कर दीजिए। तो मैं लिखूंगा k इंटू 1 माइक्रोकूलम इंटू 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1 स्क्वायर, प्लस k इंटू 1 माइक्रोकूलम इंटू 1 डिवाइडेड बाय यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ऐसे ही जो है ऊपर कुछ आएगा न्यूमरेटर में 4 स्क्वायर, प्लस ऐसे ही कुछ न्यूमरेटर में आएगा सेम 8 स्क्वायर। तो नीचे जो है एक इनफाइनाइट जीपी आपको मिल रही है। तो ऊपर कॉमन ले लीजिए आप इसको, 1k इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 को लेगा आपको 1 प्लस 1/4 प्लस 1/60 प्लस 1/64। तो एक इनफाइनाइट, ऐसे इनफाइनाइट तक जो है चार्जेस बिखरे हुए हैं। तो आप इनफाइनाइट जीपी का सम जानते हैं, a/1 - r फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे सीरीज को और आपको आंसर मिल जाएगा कितना टोटल फोर्स लग रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको चार्ज डेंसिटी दे रखी है, टोटल चार्ज पूछा गया है। तो एक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका रेडियस कैपिटल R है, जिसका रेडियस कैपिटल R है, कैपिटल R। आपको पूरा चार्ज निकालना है। तो पहले हम एक एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट के ऊपर चार्ज निकालेंगे और उस चार्ज को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो मैं एक यहाँ पे एक एलिमेंट लेता हूँ एक स्फीयर की फॉर्म में,
एक एलिमेंट यहाँ से जो स्मॉल r डिस्टेंस पर है और जिसकी थिकनेस जो है वो dr के बराबर है, तो हम इस जगह पर डेंसिटी बता सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और इस डेंसिटी में इस एलिमेंट का वॉल्यूम यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज मिल जाएगा। तो इस छोटा सा चार्ज इस एलिमेंट के ऊपर मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी रो इंटू 4πr² इंटू dr, और इसको हमें दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके टोटल चार्ज q इज इक्वल टू 0 से लेके कैपिटल R। तो यहाँ पे डेंसिटी आप रख दीजिए, यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपके पास a/r² इंटू e⁻²-2r/a इंटू 4πr² dr। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके कैपिटल R तक, ये आपको मिल जाएगा टोटल चार्ज Q। अब आपको निकालना क्या है, कैपिटल R निकालना है। जब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, तो आपको कैलकुलेट करनी है यहाँ पे कैपिटल R की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है साहब, तो टोटल चार्ज Q है, तो हमें कैपिटल R निकालना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें दिया है कि दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं जो सस्पेंडेड हैं किसी एक पॉइंट से, और उनके चार्जेस जो हैं लीक होने लगते हैं, तो आपको बताना है कि उनके अप्रोच की जो स्पीड है वो कितनी होने वाली है। तो एक क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है कि एक सिंगल पॉइंट से दो चार्ज पार्टिकल सस्पेंडेड हैं लाइक दिस। मैंने मान लिया कि किसी इंस्टेंट पर उनके बीच का सेपरेशन जो है वो हो रहा होगा x के बराबर। x इज द सेपरेशन बिटवीन देम। अब इस समय मान लीजिए एंगल जो है ये बन रहा है थीटा के बराबर, और ये एंगल भी बन रहा है थीटा के बराबर। ठीक, और आपको निकालना क्या है, आपको dx/dt जो है ये कैलकुलेट करना है कितना होगा और किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या करेंगे, इसमें आप सारे फोर्सेस देख लीजिए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। एक टेंशन T लग रहा होगा, इन दोनों चार्जेस सेम चार्जेस हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा kq²/x² इस इंस्टेंट पर। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा t cos थीटा, टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा t sin थीटा, एक आएगा आपके पास नीचे mg। इन सारे फोर्सेस को क्या करिए आप बैलेंस कर लीजिए। तो आप बैलेंस कर t cos थीटा इज इक्वल टू mg, और आपको मिलेगा यहाँ पे t sin थीटा इज इक्वल टू fe यानी कि kq²/x², kq²/x²। तो अब इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलता है यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू kq²/x² mg। ये रिजल्ट आपको यहाँ से मिल गया। और यहाँ पे आप देखिए ये जो आपके पास ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, ये आपके पास है x/2, ये आपके पास है l। तो क्योंकि एंगल यदि बहुत छोटा मान लेते हैं तो हम यहाँ पे साइन थीटा को टेन थीटा को आपस में बराबर कर सकते हैं, और यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा के बराबर करने से आपको मिलेगा x/2l इज इक्वल टू kq²/x² इंटू mg। और यहाँ से आप q² की वैल्यू जो है वो आप निकाल लीजिए कितनी आएगी आपके पास। तो q² की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा q² इज इक्वल टू x³ इंटू mg डिवाइडेड बाय 2lk। ये सारी जो टर्म है ये कांस्टेंट है, ये x वेरिएबल है और यहाँ पे q वेरिएबल है। तो q की वैल्यू आपको मिल जाएगी q इज इक्वल टू x⁻³ और यहाँ पे ये कांस्टेंट मिलेगा mg/2lk⁻⁴। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा dq/dt, चार्ज के लीक होने का रेट जो कि कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 3/2 इंटू x⁻⁴ इंटू dx/dt। डिफरेंशिएशन बिल्कुल सही करें बिकॉज x चेंज हो रहा है, तो dx/dt यानी कि x के चेंज होने का रेट यानी कि उनकी अप्रोच वेलोसिटी यहाँ पे आप आ जाएगी, और यहाँ पे आपको मिलेगा ये तो कांस्टेंट है ही, तो ये अनचेंज्ड रहने वाला है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो ये वेलोसिटी है, ये आपके पास कांस्टेंट है, सो दिस इज सम कांस्टेंट, लेट्स से दिस इज कुछ भी दे दीजिए, इसको अल्फा कह दीजिए। अल्फा इज इक्वल टू 3/2 x⁻⁴, और ये आपके पास है वेलोसिटी, और ये आपके पास कुछ कांस्टेंट है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा दिस वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू x⁻⁻⁻²। तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर
वो हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर है, इस हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर है, तो आपको कुछ कुछ बताना है Q1/Q2 किसके प्रोपोर्शनल है। अब इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आपको मिलना चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि ये एंगल मान लीजिए थीटा के बराबर है, ये एंगल यदि थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। और ये मैं मान लेता हूँ ये E1 के बराबर है, ये E2 के बराबर है, तो मैं tan थीटा लिख सकता हूँ, इस वेक्टर वाले डायग्राम से लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू E2 बाय E1 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। और आप यहाँ से tan थीटा लिख दीजिए, इस पूरे ट्राइंगल से tan थीटा लिख दीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू x1 अपॉन x2। तो इन दोनों टर्म्स को आपस में यदि आप बराबर कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा Q1/Q2 किसके प्रोपोर्शनल है। E2 निकाल देंगे KQ2 अपॉन x2 स्क्वायर, E1 निकाल देंगे KQ1 अपॉन x1 स्क्वायर, इसको बराबर कर देंगे x1 अपॉन x2 के, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसमें दिया है कि एक पार्टिकल है जिसको इस तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्जेक्ट किया जाता है, और इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में था, x इज इक्वल टू 0 पे था, और आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कब 0 हो जाएगी, कब 0 हो जाएगी ये आपको बताना है। तो ये हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड से कि एक फोर्स लग रहा होगा हमारे चार्ज पार्टिकल के ऊपर, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होने वाली है QE के बराबर, तो हो जाएगा आपके पास फोर्स QE0 1 अपॉन अल्फा x स्क्वायर, ठीक है, अल्फा है वो। तो ये वेरिएबल फोर्स जो है हमारे पार्टिकल के ऊपर लग रहा है, तो पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन से कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई होगी, तो इसको लिख सकता हूँ मैं m इंटू dv अपॉन dt, या इसको vdv अपॉन dx आप लिख दीजिए, m इंटू vdv बाई dx, ये क्या होता है एक्सेलरेशन, इज इक्वल्स टू QE0 1 माइनस अल्फा x स्क्वायर। v वाली जो टर्म है उनको एक साथ रख दीजिए, बाकी टर्म्स को एक साथ रख दीजिए, QE0 बाय m आ जाएगा 1 माइनस अल्फा x स्क्वायर dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए। पहले वेलोसिटी 0 थी, हम चाहते हैं बाद में भी वेलोसिटी 0 हो, पहले वो x इज इक्वल टू 0 पे था, बाद में खुदा जाने कहाँ पे था, मैंने मान लिया x0 पे था। अब इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि यहाँ पे पॉइंट चार्जेस हैं 2q माइनस 2q माइनस 4q। आपको बताना ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट O जो होगा वो x डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट जो है वो कितना होने वाला है O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होने वाला है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होने वाला है। तो यदि आप इसकी वजह से और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का सम कर देते हैं तो आपको मिलेगा K2Q बाय रेडियस का स्क्वायर, और इसकी वजह से भी उतना ही होगा, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होने वाला है, दैट इज इक्वल टू K4Q डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। अब हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हों तो उनका रिजल्टेंट जो है उनके एंगल बाइसेक्टर की तरफ जाता है। तो इसका मैग्नीट्यूड जितना है, इसका मैग्नीट्यूड जितना है, आपस में बराबर हैं, तो इनका बाइसेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही होने वाला है 30 डिग्री पे, और वो वैल्यू होने वाली है √2 टाइम्स किसी एक का मैग्नीट्यूड, यानी कि K4Q बाय r स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि एक्स डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें दिया है कि दो इनफाइनाइट प्लेट्स हैं और उन पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उनको कुछ इस तरीके से रखा गया है कि उनके बीच में एंगल जो है 30 डिग्री के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में बताना है, किसी भी पॉइंट पर आप बता दीजिए, बिकॉज आप जानते हैं कि इनफाइनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो एक हॉरिजॉन्टल आपके पास एक शीट है, तो मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे। इस पॉइंट पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो इस डायरेक्शन में होने वाला है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होने वाला है लाइक दिस, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इनको आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 ये 30 तो कितना हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ।
ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 है, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल निकाल लीजिए, 60 है तो ये 60 हो जाएगा। तो आपके पास ये कंपोनेंट आप इसके कर सकते हैं σ/2 एप्सिलॉन नॉट cos 60, और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आ जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट sin 60। तो आप देख सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है σ/2 एप्सिलॉन नॉट cos 60, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है नीचे की तरफ। ठीक, जो x डायरेक्शन की तरफ है उसको आप x कैप लिखेंगे, और जो y डायरेक्शन की तरफ है उसको आप j कैप लिखेंगे या y कैप लिख सकते हैं। ये सब जो है कैप हैं ऑप्शंस में। ठीक है, यहाँ टाइपिंग में नहीं आ पाए हैं, लेकिन यहाँ पे ये कैप है बेटा, x कैप y कैप, x कैप का मतलब y कैप और y कैप का मतलब j कैप। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि एक पार्टिकल का मास m है और चार्ज q है, उसको रेस्ट से छोड़ दिया जाता है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आपको बताना क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड और स्पीड में कौन सा ग्राफ ट्रू होने वाला है। तो यदि आपने एक रेस्ट से पार्टिकल को स्टार्ट किया है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम यूज़ करेंगे v² = u² + 2as वाली इक्वेशन। तो यहाँ पे आपके पास स्पीड है, स्पीड का स्क्वायर = इनिशियल स्पीड है 0 + 2 × QE/m × x। तो ये y² = 4ax जैसी इक्वेशन बन रही है, y² = x वाली इक्वेशन बन रही है। तो आपका जो ग्राफ है वो एक राइट फेसिंग, राइट ओपनिंग पैराबोला आपको मिलने वाला है। कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि एक कंडक्टिंग शीट है। कंडक्टिंग शीट में मैंने बताया था कि 2 लेयर होती हैं चार्ज की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है σ/ε0 के बराबर होती है। एक चार्ज पार्टिकल है, वो इस तरीके से स्टेशनरी रखा है एंगल थीटा पे। तो आपको बताना है क्या कि सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल होने वाला है। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पे टेंशन T है, नीचे लग रहा होगा mg, और यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा Q × E विच इज σ/ε0। इन सारे फोर्सेस को बराबर कर देंगे। थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर है। टेंशन का एक कंपोनेंट कितना आएगा, T cos थीटा, और टेंशन का दूसरा कंपोनेंट जो है आ जाएगा इधर T sin थीटा। T sin थीटा को इसके बराबर करें, T cos थीटा को इसके बराबर करें, वहाँ से tan थीटा निकाल दें, मतलब वहाँ से सिग्मा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं किसके प्रोपोर्शनल होने वाली है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो एक हेमीस्फीयर के थ्रू पास हो रहा है। आपको टोटल फ्लक्स निकालना है कितना होगा। तो आप यहाँ पे देखिए बेटा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कर्व्ड सरफेस से पास हो रही होंगी, उनकी एंट्री कहाँ से हो रही होगी, इस प्लेनर सरफेस से। इसका जो बेस है इस हेमिस्फीयर का, इस बेस से जितनी फील्ड लाइंस पास होंगी उतनी ही फील्ड लाइंस इस कर्व्ड सरफेस से भी पास होने वाली हैं। तो यदि मैं फ्लक्स इसके थ्रू निकाल लेता हूँ, इस बेस के थ्रू, तो मुझे फ्लक्स मिल जाएगा कि कर्व्ड पार्ट के थ्रू भी उतना ही फ्लक्स पास होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द बेस विल बी अ आंसर। अब क्योंकि बेस जो है वो एक प्लेनर सरफेस है और प्लेनर सरफेस का एरिया भी हम जानते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इस एरिया से बना रहा है 45 डिग्री एंगल। सरफेस के परपेंडिकुलर जो है आपका एरिया वेक्टर है और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 45 डिग्री। तो मैं फ्लक्स की वैल्यू लिख सकता हूँ E s cos थीटा, E इंटू एस विच इज पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 45 1/√2। तो ये आपका आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू E/√2 बी ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन। इसमें दिया है कि ये 4 आपके पास सिस्टम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि किसमें फ्लक्स सबसे ज़्यादा होगा। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं कि फ्लक्स की वैल्यू जो है वो Q/ε0 के बराबर होती है थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो ये चारों सरफेसेस जो हैं क्लोज्ड हैं, तो आप देखिए कि किसमें जो इनक्लोज चार्जेस हैं, इनसाइड चार्जेस हैं, किसमें सम सबसे ज़्यादा है। जिसमें सम सबसे ज़्यादा उसका फ्लक्स उसका उतना ही ज़्यादा। तो यहाँ पे चार्जेस का टोटल सम जो है 2Q के बराबर है। यहाँ टोटल जो सम है -Q और Q कैंसिल हो गए, Q और Q 2Q
और यहाँ पर भी 2Q और यहाँ पर भी 2Q, इसका मतलब सब में जो फ्लक्स पास हो रहा है वो आपस में बराबर है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है कि आपको इस तरीके की रिंग दे रखी हैं, जो एक क्वार्टर रिंग पॉजिटिव चार्ज है, क्वार्टर रिंग नेगेटिवली चार्ज है। आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर बताना है कितना होगा। तो भाई हमने आपको बताया था कि क्वार्टर रिंग की वजह से यदि पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक होता है नीचे की तरफ k लैम्डा बाय r, और एक होता है इस डायरेक्शन में k लैम्डा बाय r। नेगेटिव चार्ज की वजह से दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी ही तरफ होते हैं। एक कंपोनेंट होगा इस तरफ k लैम्डा बाय r, एक कंपोनेंट होगा इस तरफ k लैम्डा बाय r। k लैम्डा बाय r, k लैम्डा बाय r, ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ये वाले कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय r। सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।